तो पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। EUROP. अपन ये दोनों चैप्टर पहले निपटेंगे, कौन से? यूरोप वाला और भारत वाला। पहले जो यूरोप था वो एक, उसमें डिफरेंट कंट्रियां नहीं थी, डायनेस्टीज थी। क्या थी? जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये कुछ कोई किसी किंगडम्स में डिवाइड थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब मान लो कि ये एक डायनेस्टी है, फिर इसके पास में ये कोई दूसरा डायनेस्टी है, कोई इस तरह से कुछ साम्राज्य हैं ये सारे, ठीक है। सो भले ही ये कॉमन लैंड होगी, जो आज की तारीख में जर्मनी बन गया होगा या इटली बन गया होगा, समझ में आ रही है बात? लेकिन इस एम्पायर के लोगों को लगता था कि हम फलाने राजा के अंडर हैं, इस एम्पायर के लोगों को लगता है कि हम फलाने राजा के अंडर हैं, इस एम्पायर के लोगों को लग रहा है कि हम फलाने राजा के अंडर हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के अंडर लोग अपने आप को फील कर रहे थे, तो वो यूनाइटेड तो थे नहीं, लोग रह रहे थे डिफरेंट मोनार्क के अंडर। समझ में आई बात? वो लोगों को ऐसा कहीं महसूस नहीं होता था कि इनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। सो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? नो कलेक्टिव आइडेंटिटी। कोई न तो कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी थी या कोई कॉमन कल्चर था, और कॉमन कल्चर एक ही चीज कॉमन थी, जो थी कि मैं मेरे राजा के अंडर रह रहा हूं, हमारा अलग साम्राज्य, तुम्हारा अलग साम्राज्य। ये चीज सबके मन में एक ही भावना थी। अच्छा, अलग अलग साम्राज्य में रहने वाले लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। समझ में आई बात? भाषाएं भी सभी की अलग थी। यहाँ पर टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ये जो साम्राज्य हैं अलग अलग, ये मिक्सअप होके एक देश बनाने वाली भावनाएं बनी, और ये सारी डायनेस्टीज यूनाइट होके कोई पर्टिकुलर कंट्री कैसे बना होगा। समझ में आ रही बात? तो जैसे कि एग्जांपल्स देखोगे आप, तो हब्सबर्ग एम्पायर है, हाँ हैब्सबर्ग है, जो भी एक ही बात है। राज्य है क्या? ये भी सब डायनेस्टीज हैं एक तरीके से। हब्सबर्ग एम्पायर है, वो बोलने में वही आता है प्रोनाउंसिएशन। तो वहां पर इसमें कौन कौन आ रहा है? एक अल्पाइन रीजन है, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करेंगे, कथा सुनो तुम तो। अल्पाइन रीजन, इसके अलावा बोहेमिया रीजन, ये लोग जर्मन भाषा बोलने वाले थे। इसके अलावा वेनेटिया रीजन, जहाँ पर लोग इटालियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब देखो, एक ही एम्पायर के अंडर अलग अलग रीजन से और लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोल रहे हैं। समझ में आई बात? जैसे कि अल्पाइन रीजन के अंडर और कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, तो आज की तारीख में जो ऑस्ट्रिया है वो आ रहा है, सुडेंटलैंड आ रहा है, इसी तरह से हंगरी में कुछ लोग जो भाषा बोल रहे हैं वो है मैग्यार। सही है? अरे बोल, हाँ सही है। मैं गलत हूं तो करेक्ट करना भाई। गैलिशिया में लोग पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये लैंग्वेजेस हैं, पॉलिश लैंग्वेज, मैग्यार कोई लैंग्वेज है। गैलिशिया रीजन या गैलिशिया कोई एम्पायर है, वहाँ पर लोग पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एम्पायर्स में लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं है। सही बोल रहा हूँ भाई मैं अमित? अरे भाई करेक्ट कर दे पक्का? नहीं गलती है।
बोलना। जय भीम। एरिस्टोक्रेसी क्या होगा, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है। क्या बोलता था, वन मैन वन रूल। वन मैन रूल लिख सकते हो, अंडर मोनार्क। कुल मिला के यही कानून बनाता है, यही लागू करता है और सजा सुनाने का काम भी यही करता है। कैसा राजा, वन मैन। ऐसा सिस्टम एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। यूरोप में एरिस्टोक्रेसी डोमिनियन क्लास थी, जैसे नोबेल्स वगैरह थे उनसे भी ऊपर थे लोग। अच्छा, इनकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो थी, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज मतलब एक एम्पायर वाला व्यक्ति जब दूसरे एम्पायर वाले से डिस्कशन कर रहा है किसी भी चीज़ को, पॉलिटिकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तो उस भाषा को क्या बोलते हैं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो थी, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी फ्रेंच। समझ में आ रही है बात। एक एम्पायर का दूसरे एम्पायर से मैरिज टाई भी था, मैरिज रिलेशन भी थे, मतलब भैया शादी ब्याह भी इनके बीच में, तो मैरिज टाइज भी थे। इसके अलावा एरिस्टोक्रेसी क्लास के अलावा एक नई क्लास आती है जिसका नाम है न्यू मिडिल क्लास। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी वैसे वैसे लोग पढ़े लिखे होने लग गए। इससे पहले मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन में पीजेंट्स आते थे। पुअर पीपल। पीजेंट्स मतलब किसान। किसान किसान। समझ में आई बात। वेस्ट यूरोप में, यूरोप दो पार्ट में बट रहा है, एक वेस्ट यूरोप है, एक ईस्ट यूरोप है। वेस्ट यूरोप में जो जमीनें हैं ये किसके अंडर है, स्मॉल फार्मर्स के अंडर है। समझ में आ रही बात। यहां पर छोटे छोटे जमीनों के टुकड़े हैं वेस्ट यूरोप में, जो छोटे किसानों के पास में है। समझ में आ रही बात। स्मॉल फार्मर्स या फिर टीनेंट्स। टीनेंट्स मतलब जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, वो दूसरे के खेत पे काम करते हैं, लीज पे लेकर काम करते हैं, दूसरे खेत को लीज पर लेकर काम कर रहे हैं। ईस्ट यूरोप में लॉन्ग पैचेस लैंड के, बड़े बड़े टुकड़े हैं जमीनों के। समझ में आ रही बात। और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, इन जमीनों के मालिक बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं। वेस्ट यूरोप में। वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप में, ईस्ट यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में भी, दोनों जगह पर बड़े बड़े टुकड़े हैं लैंड के जो लैंडलॉर्ड्स के अंदर आते हैं। और ये लोग किसको हायर करते थे, सर्फ को। सर्फडम, सर्फ से नाम आता है सर्फडम, मतलब बंधुआ मजदूर। भैया हायर ही कर लिया उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, साल 2 साल 4 साल के लिए। बात समझ में आई। रोटी पानी खाओ, खेत पे रहो, काम करो, काम करो और भोजन पानी लो, बस। समझ में आई बात। सैलरी जैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसा सिस्टम ईस्ट यूरोप में था। इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में एक नई तरह की क्लास आती है जिसे न्यू मिडिल क्लास बोलते हैं। जैसे जैसे एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, नई इंडस्ट्रियां आई, तो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, समझ में आ रही है बात, इनकी वजह से टाउन की ग्रोथ हुई। भैया एजुकेशन बढ़ी तो लोग पढ़े लिखे हुए, इंडस्ट्रियां आई, नई इंडस्ट्रियां आई तो इंडस्ट्री को वर्कर्स की भी जरूरत पड़ी, वर्कर्स की जरूरत पड़ी तो इंडस्ट्रियां कहाँ थी, टाउन्स में थी। तो टाउन्स का भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, बड़े टाउन्स की साइज बढ़ती जा रही है। तो एक नई क्लास जनरेट हुई जिसका नाम है कमर्शियल क्लास, जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, जिनका रोल प्रोडक्शन में है। इस कमर्शियल क्लास को वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी कह सकते हो या मिडिल क्लास भी कह सकते हैं। इसमें तमाम लोग आ गए। कौन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और
प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल प्रोफेशनल्स होते इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, जो अकाउंटेंट्स, तो प्रोफेशनल लोग भी आ गए। ये मिडिल क्लास के जो लोग थे, इन्होंने आइडिया दिया नेशनल यूनिटी का। इन्होंने आइडिया दिया नेशनल यूनिटी का। यहां से दो नए कंसेप्ट आते हैं, लिबरल नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। सुनना मेरी बात, क्या था? यूरोप में जो आज की तारीख में इंडिपेंडेंट देश हैं, वो पहले कहीं में डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइडेड थे। कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं था, सभी का अलग अलग भाषाएं बोलते थे। एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर का देख लिया आपने। वेनेटिया रीजन में लोग इटालियन भाषा बोल रहे हैं, किसी दूसरे रीजन में जर्मन भाषा बोल रहे हैं। समझ में आई बात? एरिस्टोक्रेसी क्लास है, मतलब एरिस्टोक्रेसी क्लास मतलब राजा महाराजाओं की क्लास है, वो डोमिनेंट क्लास है। एक राज्य का राजा दूसरे राज्य के राजा से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रख रहा है, वहाँ भाषा कौन सी उसकी जा रही है? फ्रेंच लैंग्वेज उसकी जा रही है। दो साम्राज्यों के बीच में मैरिज रिलेशनशिप है। इस दरमियान इंडस्ट्रियाँ आती हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, तो वर्किंग क्लास आती है, बिजनेसमैन आते हैं, प्रोफेशनल लोग आते हैं। ये लोग एक नई आइडिया लेके आते हैं जिसका नाम है नेशनल यूनिटी, कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग, सेम कल्चर बोलने वाले लोगों को हमें सम अप कर देना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उसको निर्माण करना चाहिए। जैसे भारत में हुआ था, हमने पढ़ा था चैप्टर फेडरलिज्म, कि लैंग्वेज के आधार पे हमारे यहाँ पर कैसे राज्य बने थे अलग अलग। समझ में आई? जैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण तेलुगु लैंग्वेज के लिए हुआ था। खाने के लिए सो लैंग्वेज वॉज द रीजन ऑफ पावर डिवीजन। सेम लैंग्वेज बोलने वाले को सेम ग्रुप में डाल रखा है। हमारे यहाँ आज की तारीख में भले ही राज्यों का डेवलपमेंट के आधार पर हो सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अलग किया गया। क्यों? डेवलपमेंट के आधार पर, कि मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो कम डेवलप्ड था, उसका एक टुकड़ा अलग कर दिया और उसको एक राज्य बना दिया। समझ में आ रही बात? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग है, 2000 में अलग किया गया। पहले मध्य प्रदेश में आता था। समझ में आ रही बात? लेकिन उसी तरह से तो यहां से एक आइडिया जनरेट हुआ नेशनल यूनिटी का। नेशनल यूनिटी से पहले हम पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म। टॉपिक है सर मेरिट से कैसे ऐसा बनी? मेरिट से कैसे यूनिटी बनी? मैरिज से। मैरिज से क्या यूनिटी बन रही है? यूनिटी तो ये लोग बनाना चाहते हैं ना, ये लोग यूनाइट करना चाहते हैं सेम लैंग्वेज वाले रीजन्स को, न्यू मिडिल क्लास वाले। मैरिज टाइज तो एरिस्टोक्रेसी क्लास के बीच में, एक साम्राज्य के राजा और दूसरे साम्राज्य के राजा के बीच में रिलेशन। मैरिज वाले भी हैं, इनके परिवार की लड़की रानी उनके परिवार में शादी की होगी, इस तरह से। लेकिन नई जो जनरेशन आ रही है, नई जो क्लास आई है, नए जो विचारधारा के लोग आए हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, इन्होंने एक यूनाइटेड कंट्री बनाने का एक आइडिया शेयर किया है। तो यहाँ से नई चीज़ आती है लिबरल नेशनलिज्म। देखो, लिबरल नेशनलिज्म दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है पॉलिटिकल नेशनलिज्म और दूसरा इकोनॉमिक नेशनलिज्म। समझ में आ रही है बात? एक है पॉलिटिकल नेशनलिज्म, दूसरा इकोनॉमिकल। पहली बात तो लिबरलिज्म का मतलब ही क्या होता है? लिबरलिज्म का मतलब होता है खुद को फ्री करना। कहानी क्लियर है? लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री हो जाना या फ्रीडम, इक्विलिटी फॉर ऑल, जहाँ पर सभी को समान माना जाए, जहाँ सभी को आज़ादी से रहने का हक हो, ऐसे कंसेप्ट को लिबरल कंसेप्ट कहा जाता है। जहाँ पर लिबरलिज्म की डिमांड होगी, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है या ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नियम कानून कायदे होंगे जिसके आधार पर देश चले, जिसके आधार पर सारे लोग वर्क करें। नेक्स्ट है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चूज किया हो, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों ने वोट दिया हो, फिर उन लोगों ने सरकार बनाई हो। और ऐसी सरकार भी पार्लियामेंट के थ्रू वर्क करती है। समझ में आ रही है बात? पार्लियामेंट मतलब कोई ना कोई ऐसी बॉडी है, कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है
जिसमें इलेक्टेड लोग हैं वो कानून बनाएंगे, उसके हिसाब से सरकार काम करेगी, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। समझ में आ रही बात? सो लिबरलिज्म कहाँ वर्क करता है? इक्वलिटी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और पार्लियामेंट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो इसको पॉलिटिकल लिबरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में ये लोग क्या चाहते हैं? दे वांट टू एंड एरिस्टोक्रेसी, मतलब ये एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ है। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक पूछे आपसे, तो इनका एक ड्रॉबैक लिखना है और वो है नॉट इन सपोर्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सुनना मेरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को यूनिवर्सल सफरेज भी कहते हैं। सफरेज लिबरल टॉपिक हमने पढ़ा है पिछले साल, सोशलिज्म, रशियन रिवॉल्यूशन में लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव्स, वही लिबरल्स हैं ये चाहते हैं कि सरकार लोगों के द्वारा चूज करके आए, पार्लियामेंट हो, संविधान हो, सभी को एक बराबरी मिले, फ्रीडम भी हो। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खामी थी, वहां पर भी पॉइंट था कि ये डेमोक्रेट्स नहीं होते, ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं होते। डेमोक्रेट्स नहीं होते मतलब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट नहीं करते। कहने का मतलब है कि सभी को जहां वोट देने का हक मिलता है ना, मान लो पाकिस्तान में सरकार बन रही है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे तो खाली आदमियों को ही वोट देने का राइट देंगे और औरतों को वोट देने का राइट नहीं देंगे, तो इलेक्शन तो करवाएं आपने। बट ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर फ्री फेयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग इलेक्शंस नहीं हुए। और ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते। ये बोलते हैं वोट देने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो टैक्स पेयर है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाले लोग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये था पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इसके बारे में कंसेप्ट हो रहा है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। सेकेंड पॉइंट आया इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो अब है टॉपिक इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये बात करता है मार्केट की फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट कैसे? बिजनेसमैन जो भी व्यापारी लोग होते हैं वो अपनी खुद का एक संघ बनाते हैं, पॉलिटिकल यूनिट कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, अपन बोलते ना व्यापारी संघ, ट्रेड यूनियंस। अब भैया एक एम्पायर से मान लो 10-50 एम्पायर हैं, एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में जाएगा तो यहाँ करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, इनकी अलग अलग करेंसी है। फिर यहाँ पर टोल लगा होगा तो टोल पे माल अनलोड होगा, फिर लोड होगा, कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगेगी, माल चेक करेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? वही चीज़ इस एम्पायर से इस एम्पायर में एंटर करेगा तो होगी। तो इनको बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। क्या यहाँ फ्री मूवमेंट हो रहा है क्या ट्रेड का? व्यापारी को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, 50 बार तो करेंसी चेंज करनी पड़ रही है। अच्छा, यूनिट और मेजरमेंट भी सेम नहीं है हर एम्पायर का, हर एम्पायर के यूनिट और मेजरमेंट भी क्या है, अलग अलग है। तो उस व्यापारी को यहाँ पर कोई चीज़ बेच रहा है तो यहाँ पर लेंथ की कोई और यूनिट है, यहाँ लेंथ का कोई और यूनिट है। ऐसी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक नया कंसेप्ट मिडिल क्लास के लोगों ने जनरेट किया जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ मार्केट। कॉमन मार्केट बनाओ भैया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? सो इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहता है कि हमें फ्रीडम ऑफ मार्केट की जरूरत है, हमें उन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना है, रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश करना है। कौन से रिस्ट्रिक्शंस? जो स्टेट के द्वारा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किए गए हैं। किसके द्वारा इंपोज किए गए हैं? गवर्नमेंट, स्टेट के द्वारा इंपोज किए गए हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स के मूवमेंट पर। देखो अब यहां से यहां मूवमेंट हो रहा है तो कितनी जगह बैरियर्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए ये कहा जा रहा है कि भैया मार्केट कैसा हो, फ्री मार्केट होना चाहिए, ट्रेड बैरियर्स हटा देनी नहीं होने चाहिए।
मतलब करेंसी भी एक कर दो सब। तो अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म समझ में आ गया, फ्रीडम ऑफ मार्केट। सो क्वेश्चन है नीड ऑफ लिबरलिज्म, जरूरत क्यों? लिबरलिज्म की नीड क्या है? तो लिबरलिज्म की नीड ये है कि जर्मन स्पीकिंग रीजन, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग कितने राज्यों में डिवाइडेड है? 39 स्टेट्स, मतलब 39 छोटे छोटे राजाओं के साम्राज्य हैं जहां पर लोग जर्मनी बोल रहे हैं। अब एक राज्य में जर्मनी बोल रहे हैं, दूसरे में भी जर्मनी बोल रहे हैं, तो वो अपने आप को कॉमन ये मान रहे हैं कि भैया मैं मेरे राजा के अंडर हूं, तू तेरे राजा के अंडर है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को शेयर नहीं कर पा रहे। वो ये महसूस नहीं कर पा रहे कि तुम्हारी और हमारी भाषा से में तो हम लोग एक ही हैं। समझ में आ रही है बात? कल्चर भी सेम हुआ फिर। हाँ, भारत में नेशनलिज्म का कंसेप्ट इसी तरह से जनरेट हुआ था। एक राज्य से दूसरे राज्य के, एक रीजन से दूसरे रीजन के लोगों में जब कनेक्टिविटी हुई, कम्युनिकेशन हुआ, तो उनके विचार मिक्स हुए, और विचार मिक्स हुए तो दोनों के बीच में